वेलकम टू तरुण आईएएस। माय नेम इज रोहित कुमार। आज हम बात करेंगे 10 अक्टूबर 2022 के एडिटोरियल सेक्शन द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में ये दिया गया था भारत के विदेशी मुद्रा भंडार से संबंधित। तो आज हम जानेंगे कि ये भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है क्या और हमारे जो संपादक महोदय हैं आखिर ये क्या कहना चाहते हैं इससे संबंधित, ऐसी क्या हुई है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है ये आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, खास करके विदेशी मुद्रा भंडार। इससे संबंधित कई बार प्रीलिम्स में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। वहीं पर साथ साथ में विशेष आहरण अधिकार से संबंधित भी हम बात करेंगे, जिसे आप स्पेशल ड्राइंग राइट्स भी कहते हैं, एसडीआर कहते हैं। हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित, उसके रिजर्व ट्रेंच के बारे में भी, और एक मुख्य परीक्षा के लिए जीएस 3 में भी आपको भारतीय अर्थव्यवस्था और मौद्रिक नीति से संबंधित ये बात करता है। सबसे बड़ी बात की कि भारत की जो विदेशी मुद्रा भंडार है आजकल आप देखेंगे तो वो दिन पर दिन नीचे गिरता जा रहा है। अगर छोटा सा हम इकोनॉमिक सर्वे की बात करें जो कि पीआईबी के द्वारा प्रकाशित किया गया था, इकोनॉमिक सर्वे भारत फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जो है प्रकाशित होता है सदन के अंदर में, तो आप वहां पर देखेंगे कि 2018-19 में हमारे देश का जो फॉरेक्स रिजर्व था वो 411.9 बिलियन हुआ करता था। 2019-20 में 477.8 हुआ करता था। वहीं पर आपका 2020 और 21 में 577 और 21 से 22 के बीच में अगर देखा गया तो 633.6 बिलियन हुआ करता था ये वर्ष के। ये तो आपने छोटा सा मैंने आपको दिया कि 633.6 बिलियन 2021-22 के एंड तक की ऐसी बात कही गई थी। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आजकल जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है वो नीचे गिर गया है। सबसे बड़ी बात चर्चा की बात कर लेते हैं। चर्चा में क्यों है? क्योंकि हम सभी को पता है कि भारतीय रिजर्व बैंक है, फॉरेक्स रिजर्व को भारत के अंदर में मेंटेन करती है, वही चलाती है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी उसके अनुसार उन्होंने डेटा जारी किया और उन्होंने कहा कि जो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार है 30 सितंबर को 532.6 अरब डॉलर हो गया। 532.6 अरब डॉलर, और ये जो जुलाई के बाद के अब तक का सबसे निम्नतम है। आप देखेंगे कि जुलाई में भी अभी हमने आपको जो डेटा दिया उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं सबसे निम्नतर है। और ये देश के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार ये 9वीं सप्ताह तक ये नीचे गिरता जा रहा है, इसकी गिरावट दर्ज की जा रही है। तो ये चिंता का विषय है कि आखिर क्या कारण है कि हमारा जो भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो नीचे गिर रहा है। और विदेशी मुद्रा भंडार के नीचे गिरने से कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा कि भारत के अंदर में 1991 में भी आपको आर्थिक संकट की स्थिति से गुजरना पड़ा और उसमें एक था हमारा फॉरेक्स रिजर्व में गिरावट, बहुत कम हो गए थे, फॉरेक्स रिजर्व न के बराबर हो गए थे। बाद में हम लोगों ने एलपीजी कॉन्सेप्ट लाया जिसको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, और उस एलपीजी कॉन्सेप्ट के बाद जो है हमारी आर्थिक नीति में सुधार की गई और तब हमारा जो है दिन पर दिन हमारे विदेशी मुद्रा भंडार भी बेहतर होता गया है। लेकिन आजकल ये नीचे गिरता जा रहा है, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अब सबसे बड़ी हम चर्चा में करेंगे कि विदेशी मुद्रा भंडार होता क्या है, जिसको आप फॉरेक्स भी कहते हैं, जिसे आप फॉरेक्स रिजर्व का, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहा जाता है। तो जो विदेशी मुद्रा भंडार का सिंपल सा मतलब है, अगर सीधा सा एकदम सामान्य सा मतलब आप समझे तो सिंपल सी कह सकते हैं कि जो भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये रिजर्व बैंक के द्वारा जो है विदेशी मुद्रा को आरक्षित संपत्ति से, मतलब उसको रिजर्व करके रखा जाता है। अब इसमें क्या रिजर्व किया जाता है? तो रिजर्व करके रखा जा रहा है, जैसे बॉन्ड हुआ आपका, विदेशी बॉन्ड खास करके कर दे, ट्रेजरी बिल हुआ, या अन्य देश की जो कोई सरकारी प्रतिभूति या संपत्ति है उसको जो है विदेशी मुद्रा भंडार में रखा जाता। और ये कानून कौन देता है विदेशी मुद्रा भंडार को रिजर्व करने के लिए? तो भारत में जो आरबीआई एक्ट 1934 है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था आरबीआई एक्ट के तहत।
और वही आरबीआई एक्ट 1934 में ये रिजर्व बैंक को ये कहता है कि आप विदेशी मुद्रा भंडार रखने की कानूनी ढांचा ये प्रदान करता है कि भाई आप भारत के अंदर में आपातकालीन स्थिति से लड़ने के लिए 1991 जैसे क्राइसिस को से बचने के लिए आप विदेशी मुद्रा भंडारण कर सकते हैं, है ना। ये चीजें आप ये सरकार किसके एक्ट के तहत, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। लेकिन अब एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या चीजें हैं, ऐसी क्या होती है जिसके अंदर में रखा जाता है। तो भारत की जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें 4 सबसे प्रमुख चीजें हैं। पहला जो प्रमुख चीजें हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे ये है विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति। जैसे अन्य देश की जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं, जैसे मान लिया कि मैंने भारत जो है श्रीलंका को, मान लिया भारत जिम्बाब्वे को, भारत बांग्लादेश को, भारत पाकिस्तान को, भारत अन्य देशों को लोन या किसी भी प्रकार की का ऋण देता है और उससे जो प्राप्त परिसंपत्ति है उस परिसंपत्ति का संरक्षण जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे दी जाती है कि आप इसको संरक्षित करो, है ना। तो विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, देश की सरकारी प्रतिभूति और बॉन्ड, ये सभी जो है फॉरेक्स रिजर्व में अर्थात विदेशी मुद्रा भंडार में रखा जाता है। दूसरा स्वर्ण भंडार अर्थात गोल्ड रिजर्व की बात की जाती है कि भाई बहुत सारे जो विदेशी गोल्ड है, भारत के अंदर का गोल्ड है, भारत के पास जो गोल्ड है, गोल्ड का मूल्य जो है पूरे विश्व के अंदर में सामान्य रहता है। सामान्य नहीं हम कह सकते हैं कि सबका डिमांड में है गोल्ड, सब गोल्ड हुआ, डायमंड हुआ, ये सब ज्यादातर। तो स्वर्ण भंडार को भी इसी के अंदर में विदेशी मुद्रा भंडार में रखा जाता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ रिजर्व ट्रेंज है, उसके पास भी है दिया हुआ जो कुछ पैसे हैं वो भी रखा जाता है। और विशेष आहरण अधिकार जिसको आप एसडीआर कहते हैं या स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स कहते हैं, जो कि आईएमएफ के द्वारा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जो प्राप्त एसडीआर होता है उसको भी आपको इसी में रखा जाता है। ठीक है, अब चलिए ये चीजें तो आपने समझ लिया क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं इससे। अब चलिए ये समझेंगे कि विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, आखिर ऐसा क्यों किया जाता है। सबसे पहली बात यह है कि भारत में जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आने वाले कल के लिए एक मार्गदर्शी का काम करता है। विश्व में अन्य कोई केंद्रीय बैंक सबकी, मतलब आप श्रीलंका हुआ, भारत हुआ, अमेरिका हुआ, चाइना हुआ, जितने भी देश हैं, सब देश के जो केंद्रीय बैंक होते हैं उसका प्रबंधन करते हैं और सब पर समान लागू होता है। क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार की आवश्यकता जो है कई घटक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके हम बात करें कि जिनमें देशों द्वारा अपनाई गई विनिमय दर होता है, आपका एक्सचेंज रेट भी कह सकते हैं प्रणाली, एक्सचेंज रेट सिस्टम, अर्थव्यवस्था के खुलापन कि भाई आपकी अर्थव्यवस्था ओपन सिस्टम है या क्लोज अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी कैसी है भाई, खुला है या बंद अर्थव्यवस्था है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, है ना। ये बातें करती है। अब मान लिया कि आपकी विदेशी मुद्रा दिन पर दिन घट रही है, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रहा है, आप नहीं कर रहे, इसका मतलब साफ साफ यही है ना कि भाई आपकी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था है। आप जितना लेन देन की प्रक्रिया करेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, आयात निर्यात करेंगे, उतना ही आपकी अर्थव्यवस्था के खुलापन की सीमाएं आपको पता चलेगी। देश में जो सकल घरेलू उत्पाद में विदेशी क्षेत्र का विस्तार हो सकता है। भारत की बहुत सारी कंपनियां विदेशों में जाकर स्थापित होगी, वहां पर प्रोडक्शन की गई, वहां से पैसे भारत में आएगा तो भारत की जीडीपी जीएनपी भी ग्रोथ होगा, एनएनपी ग्रोथ होगा आपका भारत का। तो इससे पता चलता है आपका, है ना, बाजारों के स्वरूप को भी शामिल है। यहां तक कि भारत में जहां विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन का एक दोहरा उद्देश्य भी है, लिक्विडिटी, तरलता और सुरक्षा को बनाए रखने की ढांचा इसमें आपको देखा जाता है। दूसरा जो है आपका भुगतान संतुलन, इसी पर आधारित होता है। जब आप पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के बैलेंस ऑफ पेमेंट को पढ़ेंगे तो यहां पर आपको विदेशी मुद्रा भंडारण के सारे प्रबंधन और भी चीजें समझ में आएगी कि आपका भुगतान संतुलन क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट किस पर निर्भर करता है ना, सरप्लस क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, नेगेटिव क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट क्या होता है, उन सारी रूपरेखा को हम इसमें समझते हैं। ठीक है, तो ये है कि देनदारी की भुगतान भी इसी के अंदर में आता है।
अब बात ये होती है कि मान लिया कि यहां पर आप समझेंगे कि किसी देश की विदेशी मुद्रा भंडार इसकी मुद्रा की विदेशी विनिमय दर को प्रभावित करता है और वित्तीय बाजार में विश्वास बनाए रखता है। मान लिया अभी देखिए आप कि आपने देखा होगा कि अमेरिकी फेडरल बैंक जो है वो अपना बैंक रेट को बढ़ा दिया, गोल्ड के जो मूल्य जो है दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इन सभी चीजों के कारण जो है हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर काफी प्रभाव होता है। विदेशी मुद्रा का उपयोग है मौद्रिक नीति को प्रभावित करने के लिए भी किया जाता है। अगर विदेशी मुद्रा की मांग में वृद्धि होने के कारण घरेलू मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। जैसा आपने देखा कि भाई फेडरल बैंक ने अपना डॉलर के मूल्य को जब बढ़ाया, अब हमारी जो भारत की करेंसी है उसका अवमूल्यन हो गया, है ना, रुपया दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा है। तो इसके कारण से भारत सरकार की तरफ से रिजर्व बैंक बाजार में विदेशी मुद्रा की आपूर्ति कर देता है, रिजर्व निकाल कर वो आपूर्ति करता है। तो उसके कारण जो है राष्ट्रीय मुद्रा के मूल्य में भी गिरावट को रोका जा सकता है, इसी के माध्यम से, विदेशी मुद्रा भंडारण के माध्यम से। अब एक बात और भी यहां पर देखने को मिलेगा, सवाल ये उत्पन्न होता है, आप जब एडिटोरियल्स को पढ़ेंगे उसमें भी अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से ये कहा गया है कि विदेशी मुद्रा भंडारण में कमी का कारण क्या है। तो यहां पर एडिटोरियल्स के मकसद से आप देखें, अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दो सबसे प्रमुख कारण है। पहला कारण ये है कि हमारा अमेरिकन फेडरल जो रिजर्व है, जो आप यहां पर देख रहे हैं, ये अमेरिकन फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज की दरों में वृद्धि कर दी गई। और वहां जब ब्याज की दरों में वृद्धि करने के कारण जो है देश से जितने भी विदेशी निवेशक हैं, एफपीआई जिसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, या एफआईआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, ये विदेशी निवेशक जो है बाहीवार हो रहे हैं, यहां से पैसे निकाल कर ले जा रहे हैं। अब पैसे यहां से निकालेंगे तो भाई कन्वर्ट करके निकालेंगे। अगर अमेरिका की कोई कंपनी, अमेरिका वाले जो भारत में पैसा अगर इन्वेस्ट किया है तो रुपया तो अमेरिका नहीं ले जाएगा, रुपया से वो डॉलर में कन्वर्ट करेगा। अब डॉलर ले जाएगा कहां? अपने देश ले जाएगा। तो डॉलर का डिमांड बढ़ेगा, डॉलर का मूल्य बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, तो भारत की जो करेंसी है उसका अवमूल्यन होगा। तो विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आ रही है, ये कारण, पहला कारण तो ये हुआ। दूसरा, सोने की कीमतों में गिरावट। अब सोना जो सस्ता होने से विदेशी मुद्रा भंडार में भी कमी हो रही, उसके मूल्य जो है डाउन हो रहे। तो ये दो सबसे प्रमुख कारण आपके विदेशी मुद्रा भंडार के कमी होने के कारण देखा जा सकता है ना। तो अब बात करते हैं कि इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार के कमी के प्रभाव। सबसे पहला प्रभाव की बात यह है कि जो विदेशी मुद्रा भंडार के घटने का असर रुपये की कीमत पर पड़ता है। हमारा रुपया जो है अवमूल्यन हो जाता है, कमजोर हो जाता है ना। साथ साथ में मुद्रा भंडार कम होने पर जो भंडार डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत में क्या हो गई? कमी हो गई। पहले $1 का मूल्य जो है 75 के आसपास था, अब ये इंक्रीज होकर 80-82 के आसपास चला गया। अब आसपास चला गया भाई, तो इससे क्या हुआ? हमारा और रुपया कमजोर हो गया आपका, है ना। दूसरा कारण यह है कि रुपये की कीमतें में गिरने पर भारत द्वारा किए जाने वाले वस्तुओं के आयात के मूल्यों में वृद्धि हो जाएगा। आप विदेश से मान लिया कोई फोन जो है, एप्पल फोन आप 1 लाख के ला रहे थे आप, या फिर 80,000 के ला रहे थे, अब इसमें गिरती होने के कारण कितने का हो जाएगा? 87,000 का हो जाएगा, 88 या 90,000 का हो जाएगा। तो इसके कारण से क्या होगा? मूल्य में वृद्धि होगा, आयात हम महंगे दाम से विदेशों की सामान भारत में ले आएंगे। दूसरी, निर्यात में मूल्यों की कमी आएगी, जिसके कारण से देश का में क्या होगा? ट्रेड डेफिसिट होगा, व्यापार घाटा होगा, है ना। दूसरी बात यह है कि देश में विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आने से विदेशी निवेशकों को विश्वास कम होता है, जिससे विदेशी निवेशक में कमी आती है। जब आप दिन पर दिन गिरेगा तो जितने भी सोच रहे कि भारत में हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या करेंगे? उन इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, उनको विश्वास नहीं रहेगा। मानो ऐसा लगेगा कि भाई इसका मूल्य दिन पर दिन और गिरता जाएगा तो हमें घाटा हो सकता है, तो इसलिए ऐसा वो नहीं करेंगे। ये विदेशी मुद्रा भंडार की कमी। अब एक चीज साफ साफ समझिए, जैसा कि हमने आपको बताया इन चारों चीजों में विशेष आहरण अधिकार, एसडीआर की बात हमने की थी। एसडीआर क्या होता है? स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स इसको कहते हैं और आईएमएफ के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। विशेष आहरण अधिकार जो है एक तरीके से आरक्षित, अंतरराष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है। ये ना तो वर्चुअल संपत्ति है, आप इसको ये फिजिकल कोई संपत्ति नहीं है, ना वर्चुअल है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जो
1969 में अपने सदस्य देशों के लिए बनाया था कि भाई आप जितना उसके अंदर में इन्वेस्ट करेंगे, आईएमएफ में आपका पैसा होगा या फिर वोटिंग राइट्स होगा, उसके अनुसार से एसडीआर होगा, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होगा। तो ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा प्रदान किया जाता है 1986 में। किसके द्वारा? किसके लिए? अपने सदस्य देशों के लिए। एसडीआर की अगर हम बात करें, ना तो मुद्रा है, सबसे पहला बात, ये करेंसी नहीं है। ये प्रश्न कई बार प्रीलिम्स में पूछा भी जा भी सकता है और पूछा भी गया है। एसडीआर ना तो मुद्रा है और ना ही आईएमएफ पर कोई दावा, कोई क्लेम नहीं है आईएमएफ पर आपका, बल्कि यह एक आईएमएफ सदस्यों की स्वतंत्र रूप से उपयोग करने योग्य मुद्रा पर एक संभावित दावा है और इन मुद्राओं के लिए एसडीआर का आदान प्रदान किया जाता है। सिंपल सी बात है कि एक क्लेम नहीं है, कोई वर्चुअल मनी भी नहीं, करेंसी भी है, नथिंग है, सिर्फ एक विश्वास, एक कॉन्फिडेंस आप कह सकते हैं, एक ट्रस्ट कह सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है विशेष आहरण अधिकार का प्रयोग आंतरिक लेखांकनों में करता है। आंतरिक लेखांकन खास करके अगर हम बात करें सो इंटरनल के लिए करता है। अब एक सबसे बड़ी बात यह है कि एसडीआर का मूल्य 5 मुद्राओं में की एक टोकरी में रखा जाता है। खास करके आप देखें, अमेरिकी डॉलर इसमें, यूरो हो गया, चीनी का रैनमी हो गया, जापान का येन हो गया और ब्रिटिश का पाउंड हुआ। ये 5 सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। सो ये 5 सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, ये विशेष आहरण अधिकार है, एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। एक छोटा सा और देख लेते हैं इसके बारे में, इसके बाद हम इस आर्टिकल को समाप्त करते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में रिजर्व ट्रेंच होता है। ये पिछले 2019 में, 20 में इसका प्रश्न आया था सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स एग्जाम में कि भाई मुद्रा कोष में रिजर्व ट्रेंच क्या होता है। तो रिजर्व ट्रेंच क्या होता है भाई? ये रिजर्व ट्रेंच वह मुद्रा होती है जिसमें प्रत्येक सदस्य देश द्वारा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को प्रदान किया जाता है और जिसका उपयोग वे देश स्वयं अपने प्रयोजन के लिए करते हैं। जैसे श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका को आईएमएफ ने मदद किया। 1991 में भारत की आर्थिक संकट को मिटाने के लिए आईएमएफ ने भारत को मदद किया था। तो इन रिजर्व ट्रेंच के माध्यम से इस मुद्रा का प्रयोग जो है आपातकालीन स्थिति में किया जाता है, इमरजेंसी में, आर्थिक संकट की स्थिति में, इन सभी चीजों में ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के रिजर्व ट्रेंच का प्रयोग किया जाता है। और किसी भी सदस्य के लिए कुल रिजर्व ट्रेंच कोटा जो है 25% विदेशी मुद्रा या सोने के रूप में होता है, इसलिए रिजर्व ट्रेंच या गोल्ड ट्रेंच भी, इसको गोल्ड ट्रेंच भी कहा जाता है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, भाई रिजर्व ट्रेंच को गोल्ड ट्रेंच भी कहा जाता है ना। और ये शेष 75% घरेलू मुद्रा में ही हो सकता है, इसको क्रेडिट ट्रेंच भी कहते हैं। तो गोल्ड ट्रेंच, क्रेडिट ट्रेंच। क्रेडिट ट्रेंच क्या है? 75% घरेलू मुद्रा के रूप में होना चाहिए और गोल्ड आपका 25%। तो रिजर्व ट्रेंच भी कह सकते हैं, क्रेडिट ट्रेंच भी कह सकते हैं और गोल्ड ट्रेंच भी कह सकते हैं। तो ये है आपका अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष रिजर्व से संबंधित। तो ये आर्टिकल था आज का, तो हम इसी से संबंधित आज हम बात करें तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर से मिलते हैं दूसरे वीडियो में आपको द हिंदू और इंडियन एस्पेरिक्स के एडिटोरियल्स के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।